अस्सलाम वालेकुम। ओरेकल एपेक्स का हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने आज नेक्स्ट क्लास देखनी है। उसमें हमने ये देखना है कि एप्लीकेशन बिल्डर के अंदर हम जो पेजेस बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। लेट्स सपोज हमने एक पेज क्रिएट करना है। पेज जब हम क्रिएट का बटन दबाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपने किस तरह का पेज बनाना है। तो मैं कहता हूँ जी मैंने फ़िलहाल एक ब्लैंक पेज बनाना है। उसने कहा जी ब्लैंक पेज का कोई नाम रख लेते हैं, तो मैं इसे कह देता हूँ कि ये ब्लैंक पेज का नाम एम्प्लॉयज़ है। ये मैंने यहाँ पर ब्लैंक पेज दिया। ब्लैंक पेज देने के बाद मैंने अभी इसके साथ कुछ भी नहीं करना, मैंने यहाँ से क्रिएट का बटन दबा दिया। जैसे ही हमने ब्लैंक पेज बनाया तो हमारा हम पेज 2 के अंदर आ गए। पहले हम कहाँ पे थे? पहले हम एप्लीकेशन बिल्डर के अंदर यहाँ पे थे। यहाँ से हम एम्प्लॉय के एप्लीकेशन के अंदर आए और यहाँ पर ये हमारा जो ब्लैंक पेज है ये क्रिएटेड है, जो एम्प्लॉय के नाम से हमने क्रिएट किया था। तो इनफैक्ट हम पेज के अंदर आ गए हैं। इस पेज के अंदर अभी आपको यहाँ पर डिफरेंट पोर्शन नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट पैन्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये बेसिकली ओवरऑल इसको हम पेज डिज़ाइनर बोलते हैं। ये जो है ये आपका पेज रेंडरिंग है। यहाँ पर आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर हम जब किसी भी पेज को ओपन करते हैं, किसी भी विंडो को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनको हम एक्सपेंड करके फाइल फोल्डर्स के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। सेम यही चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है कि हम यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, पेज के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनमें स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर पेन है वो आपका लेआउट का पेन है, और तीसरा जो पेन है वो हमारे पास रीजन, ये वाला पेन है जिसको बेसिकली हम प्रॉपर्टी पेन बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। यहाँ पर ना सबसे पहले हम कंपोनेंट में आकर राइट क्लिक करके हम एक रीजन क्रिएट करते हैं और इस रीजन का नाम हम रख लेते हैं एम्प्लॉयज़। मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया एम्प्लॉयज़, और उसके बाद यहाँ टाइटल में भी हम एम्प्लॉयज़ डाल देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। हमने जैसे इसको सेव किया, सेव करने के बाद हमने इसको नेक्स्ट किया, हमारा पेज रन हुआ और ये देखें हमें एम्प्लॉय का रीजन नज़र आ जाएगा। ये इसके साथ ये हमारा होम पेज था, होम पेज में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, एम्प्लॉय के पेज के अंदर हमारा ये एम्प्लॉय डिस्प्ले हो गया। और अब मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये एम्प्लॉय का रीजन है। अ, अच्छा, रीजन्स क्या होते हैं? रीजन्स जो है बेसिकली पेज के अंदर डिफरेंट पोर्शंस को हम रीजन्स कह सकते हैं। फॉर द टाइमिंग आप इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से समझ लें, जैसे हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आए और आने के बाद यहाँ पर हमने एक ये क्रिएट किया, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैंने एक रीजन ये बना लिया। ये इस एक रीजन के अंदर हम एक और रीजन क्रिएट कर लेते हैं, ये नहीं जी। तो बेसिकली हम रीजन को ये कह सकते हैं। बाकी हम अभी डिफरेंट टाइप के रीजन्स पढ़ेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे हम अभी पढ़ेंगे स्टैटिक कंटेंट कौन सा है जो हम पढ़ रहे हैं, क्लासिक रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, इंटरेक्टिव ग्रिड पढ़ेंगे। ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही बताने जा रहा हूँ। ओके, हम एम्प्लॉयज़ के अंदर थे। अब हम एक काम करते हैं, एम्प्लॉय के अंदर ये एक रीजन है, रीजन के अंदर हम एक सब रीजन क्रिएट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी रीजन के अंदर सब रीजन है और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पर इस रीजन का नाम पर्सनल रख देता हूँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये मैंने रख दिया। रखने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखें ये एम्प्लॉय का मेन रीजन था और इसके अंदर पर्सनल रीजन है। ये इसके अंदर क्यों है? क्योंकि हमने इसको बताया कि इसके अंदर क्रिएट करें। ठीक है, तो ये हमारा एक आपका रीजन जो है वो रीजन के अंदर एक और रीजन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे ये गो टू लिखा हुआ है। यहाँ पे हम किसी भी पेज में डायरेक्टली जा सकते हैं। जिस भी पेज में जाना चाहें अपनी एप्लीकेशन के अंदर हम डायरेक्ट टाइप करके भी जा सकते हैं,
नेक्स्ट का बटन दबा के भी जा सकते हैं, नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। उसके अलावा जो हमने पेज क्रिएट किया है हम उस पेज को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये शेयर्ड कंपोनेंट्स हम इसको बाद में देखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं अभी आपको सारी चीज़ें वन गो में करवाऊंगा तो मे बी कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाह रहा हूँ ताकि आपके लिए ये जो चीज़ है वो आसान हो जाए, आपको आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ठीक है, ये मेरा एक पेज है। इसके बाद मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट करता हूँ। मैं कहता हूँ अभी इस वक्त देखें आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं कहता हूँ कि ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, ये मुझे हेडिंग नज़र ना आए। अब एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर हेडिंग दे ही ना, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे ही ना। दूसरा मैं कहता हूँ हेडिंग रहे अपनी जगह। तो यहाँ अपीयरेंस के अंदर मैं इस प्रॉपर्टी में आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जो हेडर है ना उसको मैं हिडन कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करके मैं डायरेक्ट यहाँ से पेज को रन कर सकता हूँ। मैंने जैसे ही यहाँ से पेज रन किया तो देखें हेडर इन्फॉर्मेशन चलेगी। तो वही बात हुई कि आप किसी भी कंपोनेंट की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आप अगर बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो इन प्रॉपर्टी से जाकर आप बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि जी मुझे यहाँ पर एक मैक्सिमाइज़ का बटन चाहिए, तो मैं एम्प्लॉयज़ में जाता हूँ। जाने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, या मैं कह देता हूँ मुझे मैक्सिमाइज़ का बटन भी शो कर दो। नहीं जी, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं अब क्या आता है। ये मैंने रन किया, देखिए ये मुझे मैक्सिमाइज़ का बटन नज़र आ गया। मैं जैसे इसको दबाऊंगा तो मेरा पेज मैक्सिमम हो जाएगा। मैं इसको दोबारा दबाऊंगा, ये टॉगल बटन है, दोबारा अपनी हालत में आ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने अपीयरेंस के अंदर जाकर चेंज की है। उसके बाद यहाँ पर ये बॉडी हाइट है। अभी आप देखें इस वक्त मेरे पेज की बॉडी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मैं इस बॉडी हाइट को भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैं बॉडी हाइट में जाकर 640 करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ से बॉडी हाइट पे जाकर मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। ये देखें मेरा बॉडी हाइट जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगी। तो ये हमारा एम्प्लॉय है और ये हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड है। अब मैं कहता हूँ कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद इसमें कुछ चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये स्टैटिक कंटेंट नहीं है। अब मेरे पास दो तरीके हैं। मैं ऐसे कहता हूँ बल्कि स्टैटिक कंटेंट की बजाय ये मेरी एक क्लासिक रिपोर्ट है। तो मैं यहाँ से सी दबाता हूँ, ये क्लासिक रिपोर्ट आ गई जी हमारे पास। एक तरीका ये है क्लासिक रिपोर्ट बनाने का। एक तरीका और है, वो मैं इसको यहाँ से काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको करता हूँ डिलीट। ये मैंने डल किया और मैं यहाँ से क्रिएट सब रीजन करके मैं यहाँ से ऐसे इस तरह से भी कर सकता हूँ क्लासिक रिपोर्ट। या दूसरी तरीका ये है कि मैं यहाँ से इसको करूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद ये मेरी क्लासिक रिपोर्ट पड़ी है, इसको उठाकर मैं इसके रीजन बॉडी के अंदर डाल दूँ। ये देखें जी, अब ये मेरी, एक सेकेंड, इसको मैं इसके अंदर ले आता हूँ। ये देखें अब ये मेरा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के अंदर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरा सब रीजन है। अच्छा, मैंने लेआउट एडिटर के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताया कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं हमें यहाँ लेआउट एडिटर में नज़र आ रहा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये मेरा एम्प्लॉय का ये वाला क्लासिक स्टैटिक कंटेंट है। इसके अंदर मैंने अभी एक क्लासिक रिपोर्ट डाली है। रेड कलर की क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि वो भी कह रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो आपने भी देनी है। ओके, मैं पहले प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ, फिर मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ। मैं कहता हूँ, कहता है जी इसमें क्या आपने प्रॉपर्टी देनी है? मैं कहता हूँ इसके अंदर आप इस तरह करें कि एम्प्लॉयज़ का टेबल है जी, ये एम्प्लॉय का टेबल बन गया। ये इसका आप सोर्स दे दें। ये मैंने यहाँ से इसका सोर्स दे दिया। देने के बाद मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैंने जैसे सेव किया, अब मैं यहाँ से इसको रन कर देता हूँ। ये जी मैंने रन किया, देखिए मेरे एम्प्लॉय का सारा डाटा आ गया है मेरे पास और मुझे यहाँ पर शो होना शुरू हो गया है। यहाँ पर अभी नो न्यू लिखा हुआ है, तो मैं कह देता हूँ कि न्यू ना लिखा है, बल्कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ डिटेल्स या एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय यहाँ पर मैं एम्प्लॉयज़ लिस्ट कर देता हूँ। लेबल भी मैं यही दे देता हूँ। मैं यहाँ से दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए मेरा एम्प्लॉय लिस्ट आ गया। अच्छा, ये क्लासिक रिपोर्ट होती है। क्लासिक रिपोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलम्स को यहीं पे रन टाइम पे रहते हुए डिफरेंट कॉलम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ देखें इस वक्त आपको टोटल 15 रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं। मैं नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट करूँगा तो ये आपके नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स चेंज होते जाएंगे। हाँ, आप अगर इसको चेंज करना चाह रहे हैं, देखें एम्प्लॉय लिस्ट में गया,
जाने के बाद मैं आ गया यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आने के बाद आप कहते हैं कि नहीं मुझे 15 रिकॉर्ड्स एक पेज पे नहीं चाहिए बल्कि 100 रिकॉर्ड्स एक पेज पे चाहिए। तो पहले देखें यहाँ पर मुझे टोटल 15 रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे थे, अब मुझे यहाँ पर 100 रिकॉर्ड्स नज़र आएंगे। ये मैंने यहाँ से इसको रन कर दिया, यहाँ से मैं नीचे ड्रॉप डाउन में जाऊँगा तो ये देखें मुझे 100 जो है वो रिकॉर्ड्स नज़र आना शुरू हो गए। ये देखें ये 100 रिकॉर्ड मुझे यहाँ नज़र आ गए। नेक्स्ट करूँगा तो वो नेक्स्ट रिकॉर्ड नज़र आ जाएंगे। यहाँ मैंने मैक्सिमाइज़ का बटन दबाया हुआ है, वो बना दबाऊँगा तो मुझे वो सिंगल पेज में सब कुछ नज़र आ जाएगा। तो ये भी मुझे जो है ये एक ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। ओके, उसके बाद देखें ये मैंने क्लासिक रिपोर्ट बनाई है। मैं कहता हूँ इस रिपोर्ट को क्यों ना डाउनलोड किया जाए। तो क्या कोई ऐसी ऑप्शन है कि मैं यहीं से बैठे को बटन दबाऊँ और ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाए? तो बिल्कुल है। हम इसी लिस्ट के अंदर जाते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होगी डाउनलोड करने की। ले जी CSV एक्सपो ये है, यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर मैं कामा सेपरेशंस वगैरह भी डाल सकता हूँ। ठीक है, वो कहता है कि डाउनलोड का लिंक टेक्स्ट डाउनलोड होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी, कहता है कोई फाइल नेम डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो अगर आप देखें तो ये बॉटम में अगर आप आएंगे तो हमारे पास ये डाउनलोड का बटन है। मैं जैसे इसको दबाऊंगा तो ये देखिए मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो ये मेरे पास डाटा जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया। लें जी, मैंने यहाँ पर अपने पास इस डाटे को एक्सेल की शेप में ये मेरे पास मेरे सामने है। वेल, उसके बाद मैं ये करूँगा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास चीज़ है कि मैंने इसको अभी क्लासिक रिपोर्ट के तौर पे देखा था। तो अभी तक जो हमने चीज़ें देखी, अगर मैं क्विक व्यू करूं कि हमारे पास जब भी कोई पेज क्रिएट करते हैं, जैसे हमारे पास पेज नंबर 2 क्रिएट हुआ, पेज नंबर 2 के अंदर हम पेज डिज़ाइनर के अंदर आए। पेज 2 में आते कैसे हैं, हम पहले एप्लीकेशन में आएंगे। ये मेरे सामने एप्लीकेशन है, ये एम्प्लॉय का पेज है जो हमने अभी 2 नंबर बनाया था। हमने यहाँ पर आ जाएंगे। आने के बाद हमने यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर जाकर हमने एक रीजन बनाया। रीजन को हमने स्टैटिक कंटेंट कहा। फिर हमने कहा कि भाई इसके 3 पैन्स होते हैं। एक जो है ये रेंडरिंग पैन कहलाता है, ये आपका लेआउट पैन कहलाता है और ये आपका बेसिकली प्रॉपर्टी पैन कहलाता है। इसके अंदर हमने ये देखा कि हमने रीजन्स के अंदर हमने नेस्टेड रीजन्स बनाए। हमने रीजन के अंदर एक और रीजन बना दिया। दो तरीक़ों से बनाए। एक तरीका ये है कि हम यहीं पे राइट क्लिक करके, यहाँ ही पे राइट क्लिक करके क्रिएट सब रीजन कर सकते हैं। हम इसके अंदर इसका भी सब रीजन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। तो ये एक नेस्टेड रीजन, एक आपके रीजन्स के अंदर रीजन बन सकते हैं। ये जैसे ही हमने लिस्ट बनाई हमारे सामने यहाँ पर रिपोर्ट आ गई। फिर हमने ये देखा कि किसी भी कंपोनेंट की डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। जैसे हमने आइडेंटिफिकेशन में हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा, उस ऑब्जेक्ट का टाइटल भी होगा जो हमें यहाँ पर नज़र आएगा। जैसे हमने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का टाइटल लिखा तो वो हमें यहाँ पर नज़र आया। फिर हमने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी कोई ना कोई टाइप होती है। वो कोई रीजन हो सकता है, वो कोई आइटम हो सकता है, वो कोई बटन हो सकता है। चले हम अभी बटन भी डालते हैं यहाँ पे। हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं देखिए हमारे पास इस वक्त दो रीजन्स हैं। एक ये रीजन के अंदर रीजन है, एक ये आपका मेन रीजन है जिसका नाम एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के रीजन के अंदर आपका ये एम्प्लॉय का आपका रीजन आ गया। इसके अंदर एक सब रीजन है जिसका नाम एम्प्लॉय लिस्ट है। इसके अंदर आपको देखें डिफरेंट पोजीशंस नज़र आ रही हैं। ये क्या है? ये बेसिकली आपके लिए गाइडलाइंस हैं, आपके लिए सपोर्ट है, आपके लिए हेल्प है, आपके लिए एक टेम्पलेट बना के रख दिया गया है। ठीक है, ये क्लोज का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर आएँ बटन्स के ऊपर और आप कहते हैं क्लोज के ऊपर मैं क्लोज का टेक्स्ट रख देता हूँ। ओके जी, हम यहाँ पर आते हैं, क्लोज के ऊपर मैंने क्लोज का टेक्स्ट रख दिया। ठीक है, उसका नाम मैं रख देता हूँ क्लोज। ज़रूरी नहीं आप यहाँ क्लोज लिखें, आप यहाँ डिलीट का बटन भी बना सकते हैं। लेकिन आप जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमेशा जब भी पेज आएगा आप क्लोज का बटन इधर ही रखेंगे तो सारी एप्लीकेशन आपकी एक तरह की होंगी। क्लोज का बटन हमेशा इस पोजीशन पे मिलेगा। चले जी, हमने यहाँ इसका नाम क्लोज रख दिया। फिर हमने कहा एक और बटन बनाते हैं, उसका नाम हम हेल्प रख लेते हैं। तो मैं यहाँ से दोबारा टेक्स्ट उठाता हूँ और उठाने के बाद ये थोड़ा सा आपको लें जी, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया जी हेल्प। फिर उसके बाद मैंने कहा जी एक मैं क्यों ना आइकॉनिक बटन बनाऊं। तो मैंने यहाँ से आइकॉनिक बटन उठाया और इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये एक सेकंड थोड़ा सा ये
ये नहीं चाहिए। इसका नाम मैं रख लेता हूँ डिलीट। ये मैंने डिलीट रख दिया। अब ज़रा अगर मैंने आइकॉनिक बटन बनाया तो यहाँ पर मैं कोई ना कोई आइकन भी डाल देता हूँ जी। कौन सा आइकन डालें जी? कोई डाल देते हैं डिलीट से रिलेटेड, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे डिलीट के लिए आइकन तो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं एक्चुअली देखना चाह रहा हूँ कि डिलीट के लिए कौन सा आइकन है। फिलहाल हम चले जी ये आइकन डाल देते हैं सिर्फ वो करने के लिए। अब मैं यहाँ से इसको रन कर, ये देखें जी हमने ये पेज रन किया। जैसे ही पेज रन किया तो ये देखें हमारा डिलीट का आइकन भी आ गया, यहाँ मेरे पास क्लोज कर हेल्प का बटन भी आ गया। अभी ये बटन काम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बटन के ऊपर अभी कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की। मैंने जस्ट आपको बताया है कि आपका जो लेआउट एडिटर होता है, लेआउट होता है, यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं प्लेस कर सकते हैं, जो हमने अभी जस्ट अभी प्लेस की भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने चीज़ देखनी है वो डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं जो हम आगे चल के क्रिएट करेंगे। हम पासवर्ड आइटम क्रिएट कर सकते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के हम आइटम्स हैं जो हम आगे चल के क्रिएट करेंगे। अभी भी आप ड्रैग ड्रॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम एक स्पेसिफिक पाथ पे चलें ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो आसानी से हज़म हो सकें। खैर, अच्छा, अभी जो मैंने जो आपको चीज़ें ये मैंने लिखी हुई हैं ताकि मुझे भी याद रहे, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अभी हमने स्टैटिक चीज कंटेंट पढ़ा, फिर हमने कहा जी क्लासिक रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्लासिक रिपोर्ट बना के दिखाई। अब मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक इंटरेक्टिव ग्रिड भी बना के दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं काम करता हूँ इसी एम्प्लॉय लिस्ट को या तो कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट बना लेता हूँ, या एक काम करता हूँ मैं ये जो एम्प्लॉय है इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ले जी मैंने राइट क्लिक किया, करने के बाद ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब जैसे मैंने डुप्लीकेट किया ये तो डुप्लीकेट हो गया, इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। चलें जी ये दो चीज़ें डुप्लीकेट हो गई। इसको उठाते हैं और हमसे कहते हैं कि भाई इसका जो पेरेंट है ना वो चेंज कर लेते हैं। इसका पेरेंट जो है ये वाला एम्प्लॉय कर लेते हैं, इसका नाम हम कर लेते हैं लेट्स सपोज एम्प्लॉय वन। इसलिए मैं नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं लेआउट में आके ना मैं इसका पेरेंट रीजन एम्प्लॉय वन कर देता हूँ। ये नहीं जी, अब वो देखें वो चीज़ वहाँ से उठ के ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ गई। मैं ड्रैग ड्रॉप भी कर सकता था। अब मेरे पास क्या हुआ, दो स्टैटिक रीजन आ गए हैं। इसमें एम्प्लॉय लिस्ट है, इसमें एम्प्लॉय लिस्ट है, लेकिन मैं काम करता हूँ ये जो एम्प्लॉय लिस्ट है ना इसका मैं चेंज करने लगा हूँ टाइप। इसको टाइम में दे देता हूँ इंटरेक्टिव ग्रिड दे देते हैं। ले जी मैंने इसकी टाइप इंटरेक्टिव ग्रिड दे दी। इंटरेक्टिव ग्रिड देने के बाद सेव कर दिया। अच्छा, एक काम और करते हैं, पहले हम इंटरेक्टिव ग्रिड को रन करके देखते हैं कैसे लगती है जी। अब देखें जी ये दोनों हमारे पास रिपोर्ट साइड बाय साइड आ गई हैं। एक साइड पे एम्प्लॉय है, एक साइड पे एम्प्लॉय वन है। ये आपकी क्लासिक रिपोर्ट है, ये मेरी इंटरेक्टिव ग्रिड है। मैं काम करता हूँ, मैं इनको ऊपर नीचे कर देता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसे कह देता हूँ कि न्यू रो, नया नई रो स्टार्ट करें। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसने एक ही रो में दोनों चीज़ें शो कर दी थी। लाइन में, एक ही लाइन में ये भी शो कर दी, ये भी। मैंने कहा इसको नई लाइन में ले जाओ, लाइन नीचे ले जाओ। अब मैं इसको यहाँ से या तो रिफ़्रेश कर देता हूँ, वहाँ से मैंने चेंज कर दिया था। ये देखें जी, अब मेरे पास यहाँ पर दो बन जाएंगे, एक ऊपर रिपोर्ट है, एक नीचे है। मैं काम करता हूँ इसको मैं कोलैप्सिबल कर देता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद मैं इसके एट्रीब्यूट में नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड की बजाय ना मैं इसको ये कोलैप्सिबल कर देता हूँ। तो मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने रन किया। ये जी मैंने रन कर दिया। अब देखें जी ये मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। अब देखें एक मेरे पास ये रीजन है, ये ऊपर वाला रीजन था, इसको मैंने कोलैप्सिबल कर दिया तो ये पूरे का पूरा रीजन कोलैप्स हो गया। इसको एक्सपैंड करूँगा, एक्सपैंड हो जाएगा। इसके अंदर जो है ये मेरे पास आपका एक और रीजन है। अब ये जो रीजन था ये मैंने आपको बता दिया कि ये भाई रीजन हमारा जो है, इसको मैं ये वाला मैंने आपको बता दिया कि ये रीजन हमारा इंटरेक्टिव ग्रिड है। अच्छा, इंटरेक्टिव ग्रिड एक बड़ा पावरफुल टूल है।
स्पेशली ऐसे लोग, ऐसे एंड यूज़र्स जो थोड़ा सा फेमिलियर हैं आईटी के साथ, ज़्यादा उनका क्लोज इंटरेक्शन होता है और वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें वो खुद से कर लें, तो इंटरेक्टिव रिपोर्ट आपको ये सारी फीचर्स देती है। बहुत सारी आपको चीज़ें, जैसे इंटरेक्टिव रिपोर्ट में आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट्स को। इंटरेक्टिव ग्रिड के अंदर आप अपने चार्ट्स खुद से बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ये चार्ट बनाना चाह रहा हूँ जॉब आईडी की बेस पे, और मैं कहता हूँ जॉब आईडी की बेस पे सैलरी जो है सम कर दें, या जॉब आईडी की बेस पे एम्प्लॉयज़ को काउंट करवा लेते हैं। तो मैं एक चार्ट इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जी मुझे पाई चार्ट चाहिए। वो कहता है जी लेबल इसका क्या देना है। मैं कहता हूँ जी लेबल हम जॉब आईडी को कर लेते हैं, और वैल्यू में हम कह देते हैं कि जी मुझे सैलरी करवानी है। वो कहता है सैलरी को क्या करवाना है। मैं कहता हूँ जी सैलरी को मैं सम करवा लेता हूँ, लें जी। करवाने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने जैसे इसको सेव किया, ये देखें उसने मुझे डिफरेंट रोल्स की बेस पे ये ऑटोमेटिकली करके दे दिया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर दो रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। एक रिपोर्ट ये है जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है इंटरेक्टिव ग्रिड, और इसके साथ इसने एक रिपोर्ट और बना दी है। अगर मैं इस रिपोर्ट को यहाँ सेव कर देता हूँ फ्यूचर यूज़ करने के लिए, तो जो भी यूज़र आएगा उसको ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगी, उसको ये रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर और भी हम डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। चलें जी एक और बना लेते हैं। मैं कहता हूँ जॉब आईडी की बेस पे ग्रुपिंग करवा लेते हैं। ये लें जी, नहीं जी, हमारे पास जॉब आईडी की बेस पे ग्रुपिंग होगी कि जो अकाउंटेंट है वो एक है, मैनेजर भी एक है, लेकिन ये जो वीपी है, एडिशनल वीपी है, या जो भी है, ये आपको दो नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से अकाउंटेंट में एफआई अकाउंटेंट जो हैं वो आपको एक दो तीन चार पाँच, ये फाइव मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। इसमें आप यहाँ पर रख के आप असेंडिंग डिसेंडिंग खुद से कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको सॉर्टिंग कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर आप किसी भी नाम को खुद से सर्च कर सकते हैं। एक तो मेन आपका सर्च फीचर ये मौजूद है, इंडिविजुअल भी आप किसी को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि जी मैंने एडम को सर्च करना है, मैंने जैसे एडम पे क्लिक किया तो एडम को आपको यहाँ पर नज़र आ गया, मैंने सर्च को ख़त्म किया। ठीक है। तो ये एक्शन को आपने बड़ा गौर से क्लोजली देखना है। बड़े इसमें ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स हैं, बड़े यूज़फुल फीचर्स हैं। इसमें फ़िल्टरिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के आप फंक्शंस लगा सकते हैं। आप फ्लैश बैक डाटे को, अगर आपका कोई डाटा रिमूव हो गया है उसको आप फ्लैश बैक से रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ और भी डाटाबेस लेवल के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेट करनी पड़ती हैं। एनी हाउ, इसके अलावा यहाँ पर आपका फॉर्मेटिंग है, कंट्रोल ब्रेक्स वगैरह मैंने आपको बताया है। तो ये जो फीचर है ओरेकल अपेक्स का, बड़ा पावरफुल फीचर है स्पेशली फॉर एंड यूज़र्स। नॉर्मली होता ही है कि जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं उसमें एंड यूज़र क्या करता है, डाटा को डाउनलोड करता है, फिर एक्सेल में लेके जाता है और अपनी मर्ज़ी से रिपोर्टिंग कर रहा होता है। लेकिन ये इतना अच्छा फीचर है कि इसमें मैक्सिमम काम आपको यहीं पे मिल जाते हैं। आपको डाटा को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। गो के यहाँ पर डाउनलोड करने की ऑप्शन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। आप यहाँ कॉलम्स के अंदर आएँ, कॉलम्स के अंदर आकर आप अपनी मर्ज़ी से जो कॉलम शो हाइड करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। जैसे दो कॉलम मैंने हाइड करवा दिए, दोबारा अनहाइड करवाना है, दोबारा मैं कॉलम्स में आऊँगा, उनको मैं अनहाइड कर दूंगा। तो इस टाइप की फैसिलिटीज़ भी हैं, इस डाटे को भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी ये आपकी इंटरेक्टिव ग्रिड थी। अच्छा, इसको मैं काम करता हूँ, इसको भी मैं जाकर इसकी प्रॉपर्टी में भी जाकर मैं इसको कोलैप्सिबल कर देता हूँ ताकि मैं सारी आपको प्रॉपर्टीज़ एक ही दफ़ा दिखा दूँ। नहीं जी, ये हमारा दूसरा बन गया। अब मैं तीसरा रीजन मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं एक यहाँ पर बॉडी में आया, यहाँ क्लिक किया, मैंने कहा जी एक रीजन बनाना है। उसने कहा जी वो रीजन क्या है। मैं कहता हूँ जी वो रीजन भी एम्प्लॉय का है। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ 2 कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं एम्प्लॉयज़ 2 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये मेरा स्टैटिक रीजन है। इस स्टैटिक रीजन के अंदर मैं एक सब रीजन क्रिएट करने लगा हूँ, और ये सब रीजन जो है वो इंटरेक्टिव ग्रिड नहीं है बल्कि ये इंटरेक्टिव रिपोर्ट है। इंटरेक्टिव ग्रिड और इंटरेक्टिव रिपोर्ट तकरीबन तकरीबन नज़दीक नज़दीक एक ही तरह की होती हैं। कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट होती हैं। अच्छा, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप टेबल के ऊपर ही आपका जो सोर्स है इस इंटरेक्टिव रिपोर्ट का टेबल पे या व्यू पे बेस करें, बल्कि आप डायरेक्ट एसक्यूएल की क्यूरी भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे टेबल देखना पड़ेगा, क्या नाम है, चलो मैं लिख देता हूँ जी स्लैग स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी का टेबल हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ,
यहाँ पर मैं इसको अपनी क्यूरी को कंपाइल कर सकता हूँ। अगर मेरी क्यूरी ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कंपाइल किया, ओके किया, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। ले जी, हमारी ये एक और रिपोर्ट बन गई। हमने इसको भी कोलैप्स कर लेते हैं, इसको भी कोलैप्स कर लेते हैं। तो ये देखें, हमारे पास तीसरी रिपोर्ट बन गई। ये मेरे पास देखिए, इसमें और उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। हाल बता, कुछ एक्स्ट्रा फीचर आ गए। देखें जी, एक्सेल के अंदर पिवट होता है, आपको यहाँ पर भी पिवट मिल गया है। आपको इस ग्रुप आई की ऑप्शन मिल गई, जो वहाँ पर नहीं थी इंटरेक्टिव ग्रिड में, यहाँ पर मौजूद है। आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। आप कहते हैं जी क्या ग्रुपिंग करनी है, मैं कहता हूँ जी मुझे जॉब पे ग्रुपिंग करनी है। कहते हैं अच्छा गुड हो गया, कोई ग्रुप बाई फंक्शन भी लगाता है। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल लगाना है। मुझे काउंट करवा दें हर पोजीशन के अगेंस्ट कि कितने बंदे पड़े हुए हैं। ले जी, मैंने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ले जी, मैं मिल गया जी। प्रेसिडेंट एक है, क्लर्क जो है वो 4 है, मैनेजर 3 है। तो एवरी टाइम आके आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप रिपोर्ट खोलेंगे, आपको 1 क्लिक में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने बड़ी बेसिक सी आपको एग्जांपल दी है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको पता चल जाए कि आपके इन द ये। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो आपके ये हैं, ये एंड यूज़र्स के लिए हैं टूल। ये आपने बना के उनको दे देना है, वो अपनी मर्ज़ी से रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा वही कॉलम्स वाला फीचर अवेलेबल है। आप कहते हैं जी मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर शो नहीं करवाना, आप इसको लेफ़्ट साइड पर ले जाएं, इसको अप्लाई कर दें। कॉलम्स की अपनी मर्ज़ी से आप कहते हैं नहीं जी हायर डेट जो है वो मैनेजर से ऊपर होना चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये देखें, आप कॉलम की शफलिंग वगैरह ख़ुद से कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको डिफरेंट टाइप का असेंडिंग डिसेंडिंग चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर आप इसके ऊपर ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ये कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। दोबारा अगर आपने कॉलम शो करवाना है तो यहाँ से आप कॉलम को वापस भी ला सकते हैं। तो ये आपको मैंने इसके बारे में बता दिया कि जी इंटरेक्टिव ग्रिड क्या होती है, इंटरेक्टिव रिपोर्ट क्या हुआ। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप अपनी मर्ज़ी से ग्राफ भी बना सकते हैं। चलें, हम एक काम करते हैं, हम दोबारा यहाँ पर आते हैं। हमने काफ़ी काम कर लिया है। अब ज़रा हम काम को थोड़ा सा क्लोज़ करते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें ये रीजन भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा जी मुझे ये रीजन भी नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पर एक सब रीजन क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मैंने कहा जी ये जो रीजन है ये चार्ट है। मैंने यहाँ सी दबाना है, तो ये चार्ट मेरा ऑटोमेटिकली आ गया। उसने कहा वेल चार्ट तो आ गया, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी आपने चार्ट के हवाले से कंप्लीट करनी है। लें जी, मैं यहाँ पर सबसे पहले इधर आ गया। उसने कहा जी चार्ट किस बेस पे बनाना है। मैं कहता हूँ जी चार्ट तो मैंने क्यूरी की बेस पे बनाना है। कहते हैं अच्छा फिर क्यूरी लिख दें, जो भी क्यूरी लिखनी है। मैं कहता हूँ जी लिख देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं जी, हम कहते हैं जॉब नज़र आ जाए और मुझे जॉब के साथ उसकी सैलरीज को सम करवा दें। सम सैलरी है गालिबन कॉलम का नाम, और इसका नाम हम रख लेते हैं सम सैल फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय जॉब। इसको पहले कंपाइल करके देख लेते हैं जी कोई एरर तो नहीं है। वो कहता है जी ये सैलरी का कॉलम तो है नहीं, मेरा ख्याल है फिर ये सैल का कॉलम होगा। ये जी मैंने इसको कंपाइल किया, और एक काम करते हैं, मेरे ख्याल है ज़्यादा आसान है। मैं इस क्यूरी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो मैं यहाँ से ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करके एसक्यूएल कमांड ओपन कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि मुझे सारे कॉलम्स एटलीस्ट नज़र आ जाए। मैं लिख देता हूँ जी स्ट्रैक्स डायरेक्ट फ्रॉम ईएमपी। ये मैंने क्यूरी की, अब मेरा ख्याल है आसानी हो जाएगी। मैंने कहा जी मुझे यहाँ पे मैंने ग्रुप बाई लगाना था, ग्रुप बाई जॉब। अब मैं इसको यहाँ से कंपाइल करता हूँ, रन करके चेक कर लेता हूँ मेरी क्यूरी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। यहाँ से मैंने क्यूरी कट की, यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद मैंने एसक्यूएल क्यूरी ऑलरेडी दे चुका था, यहाँ मैंने पेस्ट की। मैं यहाँ से कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। ओके करते हैं जी, देख सकते। उसके बाद उसने कहा कि जी लेबल क्या रखना है। मैं कहता हूँ ये जॉब रखना है। कहता है वैल्यू क्या रखनी है। मैं कहता हूँ सम सैलरी रखनी है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी है। आई एम श्योर कि आप ने बेसिक ये क्या कहते हैं चार्ट्स वगैरह देखे होंगे। अब देखें ये डिफरेंट हमारे पास जॉब्स आ रही हैं, और इन जॉब्स के ऊपर आपके पास डिफरेंट जो है वो सैलरीज आपको यहाँ शो हो रही है। अच्छा, अब दूसरा काम ये करते हैं,
मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मुझे जो चार्ट है ना वो बार का नहीं चाहिए, बल्कि मुझे पाई चार्ट चाहिए। मैंने यहाँ से पाई चार्ट किया, क्या किया मैंने, एट्रीब्यूट्स में गया और बेसिकली ये ऊपर वाला, इसकी बात नहीं कर रहा, ये जो हमने कंपोनेंट चार्ट का टाइप हमने डिफाइन की थी, यहाँ इसकी एट्रीब्यूट में जाकर मैंने इसको पाई किया। पाई करने के बाद मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास अब चार्ट के अंदर बेशुमार ऑप्शंस हैं, इतनी छोटी छोटी ऑप्शंस हैं। आप वन बाय वन इसको खुद से एक्सप्लोर करें। आप देखें कि जी ये डाटा कर्सर क्या कर रहा है, आप ये देखें जी वैल्यूज़ क्या हैं, सेटिंग्स क्या हैं, रीजन्स क्या हैं, रीजन्स के अंदर जो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो चार्ट्स की, इनको देखना है। फिर आपके पास ये प्रॉपर्टी नीचे वाली आ रही है जिसमें क्यूरीज वगैरह है, ये सारी आपने वन बाय वन देखनी है और फिर मुझे बताना है आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसको कैसे किया जाए। तो एक तो ये चीज़ है, मैं इसको आपको बता दिया। अच्छा, हम दोबारा इसमें आते हैं। अच्छा, एक मेरे किसी भाई ने मुझे मेंशन किया कि जी कोई क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी होना चाहिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम लोग सैटरडे को प्लान कर सकते हैं, हर सैटरडे को प्री डिफाइंड। और उसमें ये हो सकता है या तो आप लोग अपनी ईमेल एड्रेस मेरे साथ शेयर कर दें। सैटरडे को हम टाइम मॉर्निंग का भी रख सकते हैं, इवनिंग का भी रख सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान में लाइक सुबह 10-11 बजे अगर आप लोग मुझे मैसेज कर दें कि ठीक है 10-11 बजे ठीक है, तो हम एक लाइव सेशन कर लिया करेंगे हर वीकेंड के ऊपर। उसमें ये होगा कि हम जैसे एसक्यूएल है तो उसके 4-5 चैप्टर्स को हम बना लेते हैं कि जी फर्स्ट 5 लेक्चर्स हैं, उसके हिसाब से आपको अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलते रहेंगे। तो उसमें यही है कि आप लोग अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दें या मैं अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा। उसमें आपने या मेरा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ मिल भी जाएगा। तो उसमें आपने सिंपल करना ये है कि उस ईमेल पे मुझे आपने ईमेल्स करनी है और फिर मैं आप लोगों को इनविटेशन भेज दूंगा। लाइव क्लास तो यहीं पे होगी, लेकिन मैं आपको टाइमिंग्स वगैरह उसमें एग्जैक्ट बता दूंगा। खैर एनी हो, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले ये देखा कि पेज डिज़ाइनर में रेंडरिंग पैन होता है, वो मैंने आपको रेंडरिंग पैन के बारे में बता दिया। फिर मैंने लेआउट पेन के बारे में बताया, वो ये था। और आखिरी मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी एडिटर जो पेन होता है वो कौन सा है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि रीजन के अंदर सब रीजन और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो मैंने बताया ये रीजन है और ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट आइटम्स और बटन्स होते हैं। मैंने आपको कुछ बटन्स के बारे में बताया, मैंने यहाँ पर बटन आपको फिजिकली डाल के दिखाए थे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ जो और है वो ये है कि हमारे हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ तकरीबन मैक्सिमम कॉमन होती हैं, बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। जैसे आइडेंटिफिकेशन, आप कोई भी चीज़ उठा लें तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, वो चार्ट है, वो क्लासिकल रिपोर्ट है, वो आपका स्टैटिक रीजन है, वो क्या चीज़ है। इसी तरह से सोर्स में आप ये बताते हैं कि भी उस चीज़ का सोर्स क्या है। जैसे यहाँ पर हम सोर्स में गए तो उसने कहा भी ये क्यूरी थी, आप सोर्स में टेबल भी बता सकते थे। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पर ये है। ये हम इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद रीजन्स और पेजेस को देखेंगे। इसकी बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। खुद से आप कोई भी सैम्पल डाटाबेस ले लें। मैंने आपको एसक्यूएल में बताया था सैम्पल डाटाबेस किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उसके टेबल्स उठाएं और डिफरेंट रीजन्स जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, इन सारे रीजन्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, जिसमें स्टैटिक है, क्लासिक है, इंटरेक्टिव है, ग्रिड है, रिपोर्ट है, चार्ट है। इन सारे रीजन्स की आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही। मज़ीद अगर आपको किसी हिसाब से हवाले से आपको सपोर्ट चाहिए तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।